रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सुन रहे हैं गूंज नंबर 1 और आज गूंज नंबर 1 पर स्मार्ट और केजीएमयू आपके लिए लेकर आया है स्वास्थ्य बान, जिसमें हम आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। हम जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और उनके पोषण के बारे में बात करेंगे, जो एक नवजात शिशु के लिए और उसकी माँ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ हम ट्यूबरकुलोसिस, बोले तो टीबी के बारे में भी बात करेंगे, उसके उपचार के बारे में बात करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आपके हर सवाल का जवाब भी आपको स्वास्थ्य बान में मिलेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी, कोविड का उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण, क्योंकि फिर से कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो लोगों में देखने को मिल रहे हैं। 4th वेव जो है वो फिर से आ गई है और फिर से प्रशासन ने सख्ती कर दी है कि आप सबको पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना है और कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। और कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो आपको करवाना है। बड़े बुजुर्गों के लिए, 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं, उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज भी लगाया जा रहा है। तो टीकाकरण पूरी तरह से होना चाहिए। आज स्मार्ट और केजीएमयू जो स्वास्थ्य बान लेकर आया है, उसमें हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस को लेकर। आप हर बीमारी के बारे में बता देंगे, लेकिन टीबी एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपके घर में किसी को होता है, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, निकलता है ना आपके मुंह से यही सारी चीजें, यू विल नेवर एवर शेयर टीबी वाला थिंग टू एनीवन। खांसी भी आ रही होती है, आप कभी किसी से नहीं बोलते, खुसुर फुसुर घर में चलती रहती है, उनको खांसी होते होते 2 हफ्ते हो गए, अब क्या किया जाए। बट यही बात अगर आप खोल के बोले तो शायद उस इंसान को उतनी तकलीफ ना हो। और आज इसी सब चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गर्ग जी आए हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव गर्ग है। मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और आप सुन रहे हैं रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 FM, लखनऊ के दिल की धड़कन। टीबी हारेगा और देश जीतेगा, हम इसी तर्ज पर ट्यूबरकुलोसिस को लेकर बात करें। सर, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें डॉक्टर साहब, कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है? टीबी एक संक्रामक बीमारी है। अभी हाल के 2 वर्षों में जिस प्रकार से आप एक कोविड के संक्रमण वाली जो एक हाईली इन्फेक्शियस या सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाली बीमारी थी, उसी प्रकार से एक टीबी भी एक संक्रामक बीमारी है। टीबी जैसे कि कोविड एक वायरस से हो रहा था, ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है और एक ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से फैलती है। ये जो इसका बैक्टीरिया होता है, ये वातावरण में एयरबॉर्न होता है। किसी भी व्यक्ति जो कि टीबी से संक्रमित है और रोग ग्रसित है, अगर उसको फेफड़े की टीबी है, तो यदि वो व्यक्ति खांसता है, छींकता है, इवन बात करता है, तब उससे भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये इसका बैक्टीरिया बाहर आता है। और जो साधारण व्यक्ति, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो ऐसे संक्रमित व्यक्ति के अगर संपर्क में आता है तो उसको टीबी इन्फेक्शन होने की चांसेस होती हैं। अब मैंने बोला टीबी का इन्फेक्शन, हर टीबी का इन्फेक्टेड व्यक्ति ये जरूरी नहीं है कि उसको टीबी की डिजीज हो जाए। तो यहाँ पे इस बात को समझना जरूरी है कि टीबी का मरीज माने रोग के लक्षण के साथ होना और टीबी का इन्फेक्शन होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर हम स्प्रेड की बात करें, किस तरीके से फैलता है, क्योंकि अभी नॉर्मल हम अगर देखें, जितनी लेमैन को जानकारी है, हमें यही लगता है कि बस किसी ने खांसा और अगर उसको टीबी होगी तो भाई साहब हमें भी टीबी हो जाएगी, इनने खांस दिया, इनके टीबी थी, अब हम भी अपना टेस्ट करा लें जाके, हमको भी होने वाला है। तो क्या यही एक तरीका है टीबी फैलने का, या इसके अलावा भी किसी रीजन से हो सकता है? इसके अलावा भी टीबी का जो इन्फेक्शन है, एक तो हमने बताया एयरबॉर्न इन्फेक्शन, हाँ, माँ के गर्भ से कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस जो बच्चे को होती है उससे भी हो जाती है। कुछ कंटेजियस भी होती है, अगर उस कांटेक्ट में आते हैं ओपन वुंड से, उससे भी हो सकती है। कभी कभी ये ब्लड बॉर्न भी होती है, बट कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज एयरबॉर्न इन्फेक्शन। सर, अच्छा, हमने कभी ये भी सुना था कि कहते हैं कि टीबी जिस इंसान को है उसके प्लेट्स अलग कर दो, खाने का सामान उसको एकदम अलग बिठाओ, चद्दर वद्दर एकदम अलग रखो। तो क्या अभी भी आज के जमाने में भी ये चीजें फॉलो करनी है? नहीं, आज के जमाने में चूंकि इसका इफेक्टिव एक तो जांच उपलब्ध है और इसका ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव, प्रभावशाली है। पहले इतना प्रभावशाली ट्रीटमेंट नहीं होता था, तभी आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को टीबी सैनिटोरियज वगैरह में रखा जाता था, उसको एक अलग आइसोलेटेड रखा जाता था। शायद इसी सब वजह से इसके साथ एसोसिएटेड स्टिग्मा भी है, पर आज ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए हम लोग जरूर मरीज को ये सलाह देते हैं कि अगर उसके घर में कोई बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो कि
खुद इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अगर घर में कोई भी जैसे कि डायबिटीज का पेशेंट है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि हाँ, जैसे अभी हमने कोविड ने सब एक अच्छा एस्पेक्ट ये है कि सबको एक बैरियर माने कि जैसे हमने एक मास्क लगाने की आदत डलवा दी है, तो या कफ एटिकेट, हैंड हाइजीन, ये सारी चीजें लागू टीबी पर भी होती हैं। अगर कोई भी टीबी का व्यक्ति है, अगर वो उस शिष्टाचार के तहत मुंह पे कपड़ा रख के खांसेगा, अगर उसको अपने कामकाज के लिए जाना है बाहर, अगर वो मास्क लगाएगा तो उसके द्वारा फैलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी संख्या को काफी हद तक हम कम कर सकते हैं और ये रिस्क ऑफ फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम डायग्नोस की बात करें, किसी को हो जाता है, क्योंकि अभी लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी है तो उस इंसान को जांच करा लेनी चाहिए। तो किस किस तरह की जांचें होती हैं टीबी में? अगर किसी व्यक्ति को खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से ज्यादा आ रही है, बुखार है उसको, या कभी खांसी में खून आया है, तो संभावना है कि उसको फेफड़े की टीबी हो सकती है। और फेफड़े की टीबी के संबंध में जो जांचें उपलब्ध हैं उसमें सबसे जो जिसे कहते हैं कि कसौटी पे खरा उतरने वाली जांच है, उसके अंदर अगर हम उसके बलगम में टीबी के कीटाणु की जांच कर लें तो वो बलगम में टीबी कीटाणुओं की जांच होती है। एक तो माइक्रोस्कोपी द्वारा सीधे मरीज अपना बलगम सुबह का देता है, या जब भी वो सरकारी क्लिनिक पे जाता है वहां पे अगर बलगम देता है ऑन स्पॉट, वहां पे एक उसकी स्लाइड बना ली जाती है और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। तो सबसे इजीएस्ट वे वो है कि वो उसमें पॉजिटिव आ जाता है। दूसरे अन्य भी बलगम से ही संबंधित जांच हैं जो कि और कंफर्म करती हैं, वो यहां तक भी कंफर्म कर देती हैं कि मरीज को साधारण टीबी है अथवा बिगड़ी हुई टीबी है, हमको ये भी पता लग जाता है। तो उसके लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हैं और वो गवर्नमेंट के लेवल पे टेस्ट हैं। इसके अलावा भी और अगर मान लीजिए इससे भी कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं वो है कल्चर के टेस्ट होते हैं। इन सारे टेस्टों में तो ये शर्तिया पता लग जाता है कि ये टीबी का मरीज है अथवा नहीं है। इसके अलावा जो सपोर्टिव जांचें होती हैं, सपोर्टिव जांचों के अंदर आप एक्सरे करा सकते हैं, ठीक है। आप दूसरी जांचों में आप मॉन्टुक्स टेस्ट होता है स्किन के अंदर, ये पता करने के लिए कि इस व्यक्ति के शरीर में टीबी के बैक्टीरिया का संक्रमण है अथवा नहीं है। तो ये एक इंटरडर्मल टेस्ट माने स्किन में लगने वाला एक टीका होता है जिसकी पर जांच लगाने के बाद 48 से 72 घंटे के भीतर हम लोग रीडिंग करते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि मरीज के अंदर टीबी का संक्रमण है या नहीं। माइंड इट, संक्रमण की बात कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं कि उसे डिजीज हो। अच्छा। इसी की तरह दूसरा टेस्ट भी होता है, वो भी अब आ गया है, ट्यूबरकुलन इग्रा के टेस्ट होते हैं, वो ब्लड से टेस्ट होता है, वो भी संक्रमण के बारे में बताता है। ये तो हो गई जैसे आपने पूछा कि फेफड़े की टीबी की बात, पर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, श्रोताओं के लिए बताता चलूं कि टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। ओके। तो यदि उसको उस अंग से संबंधित लक्षण है प्लस साथ ही साथ उसको यदि बुखार है, वजन में कमी आ रही है। अब मैंने जैसे एक एग्जाम्पल के एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे कॉमन है कि आंतों की अगर किसी को टीबी है, अगर आंतों की टीबी है तो पेशेंट को जो है अगर उसकी बाउल हैबिट्स, उसका जो नित्य कर्म के लिए जाता है, अगर उसमें कोई कॉन्स्टिपेशन रहता है या कोई डायरिया रहता है, आंत से संबंधित कोई ये लक्षण हैं, साथ में उसका वजन में कमी आ रही है या बुखार कम लग रहा है, तो हम उसमें शक कर सकते हैं कि उसको आंत की टीबी हो सकती है। पर उसके लिए जांचें डिफरेंट होंगी, उसके लिए बलगम की जांच नहीं होंगी। उसके लिए हमको हो सकता है एंडोस्कोपी करना पड़े, हमें उसका कुछ और टिश्यू निकालना पड़े, उसका हमें अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक अंग का लिया, उसी तरह से डिफरेंट अंगों के लिए डिफरेंट जांचें हमें करनी पड़ती हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाए, मतलब जैसे कि हमें तो बस इतना ही पता है कि 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी हो जाए या बुखार नहीं कम हो रहा है, उतर नहीं रहा है, तो हमें करा लेना चाहिए। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं टीबी के कि हमें अब सीरियस हो जाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए? अगर जो एफ्लुएंट क्लास है उसमें यूजुअली हम लोग अपने कामकाज से जोड़ लेते हैं कि हमको रोजाना ये रोजमर्रा की थकावट है, ठीक है। हमें एक तो टेम्परेचर अपना रिकॉर्ड करना चाहिए, प्लस अपना वेट का भी रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर लगता है कि हम सीरियल अगर हमने वेट का रिकॉर्ड किया है, उसमें वजन में कमी आ रही है, तो हम लोग सोच सकते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों के अन्य भी कारण होते हैं, पर इंडिया में क्योंकि ये इन्फेक्शन में सबसे कॉमन हमारे पास टीबी है, तो हमको टीबी को रूल आउट करना होता है।
डॉक्टर अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो पहले हमने लेमैन लैंग्वेजेस को तो डॉट्स, मेरे को भी जहाँ तक पता है कि डॉट्स ही एक वो है जिसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी होने लगे हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं। क्या आजकल ट्रीटमेंट में चेंजेस आ गए हैं पहले की कंपैरिजन में देखें तो? हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमारे पास अगर हम टीबी से संबंधित बात करें तो टीबी का प्रोग्राम जो गवर्नमेंट सेटअप में चल रहा है सन 62 से चल रहा है। सबसे पहली बार सन 1962 के बाद 1992 लगभग 30 साल 3 दशकों के बाद इसका जब रिवीजन हुआ तो लगा कि हमने कोई इसके अंदर खासी प्रगति नहीं करी है। तब इसको हमने रिवाइज, पहले नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम था, उसके बाद रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हुआ। फिर कंट्रोल की बाद अब जो हम बात करते हैं, जैसे आपने पूछा कि जो चेंजेस आए हैं वो अब हम लोग एलिमिनेशन की बात करने लगे हैं। तो अब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गया है। जब हमने RNTCP की कंट्रोल की बात करी थी तब हमने डॉट्स कहा था। डॉट्स क्यों कहा था? डॉट्स का मतलब होता है कि सीधे किसी की निगरानी में मरीज को दवाई देना, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। 6 महीने की दवाई में मरीज जो है वहीं सेंटर पे जाता था, और सेंटर भी ऐसा होता था जो उसके जो रिहायशी है उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में होगा, और मरीज को वहीं पे दवाई मिलती थी, वहीं जांच होता था। पर अब इसके अंदर भी बहुत सारी गवर्नमेंट ने सुविधाएं और उपलब्ध करा दी हैं, जिसके तहत जो है प्रोग्राम में जैसे जांच तो है ही है, इलाज तो है ही है, साथ में पोषण निधि के नाम से भी उसको 500 रुपए इसलिए दिए जाते हैं प्रति मंथ, जो कि उसके सीधे खाते में चले जाते हैं। कि भाई दवाई तो हमने दे दी, उसकी जांच भी कर दी, पर उसके खान पान के लिए भी तो सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए, तो वो भी सरकार उसको मुहैया करा रही है। तो काफी खासा परिवर्तन अब इसमें आया है। डॉक्टर साहब, स्मार्ट और KGMU जो स्वास्थ्य बान लेकर आया है और इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? मेरा सभी लिसनर्स को एक ही मैसेज है कि टीबी को छिपाए नहीं, ठीक है, बल्कि आप जागरूक बने और तुरंत अपना जाकर के अगर किसी को लगता है तो इलाज कराएं। इलाज और जागरूकता से ही जो है इसके ऊपर हम जो है लगाम लगा सकते हैं। और हमें लगता है आज के दिन, चूंकि हम 24 मार्च का दिन जो मनाते हैं, आज के दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि एक हम जिम्मेदार नागरिक बने, इससे डरे नहीं, क्योंकि डर के कारण ही लोग जो हैं इससे छुपाते हैं। डरे नहीं, बल्कि इसका खुलकर डटकर सामना करें, सामने आए। नहीं भाई, हम अपनी जांच भी कराएंगे, जांच में अगर कुछ भी आता है तो उसके परिणाम से भी मत डरें उसका, क्योंकि 100% क्योरेबल बीमारी है, आप उसका इलाज कराएंगे। तो इसी प्रकार से सबके साथ और सबके जुड़ाव से भी ही जो है इंडिया विल डिफीट टीबी। बिल्कुल, टीबी को हम हरा पाएंगे, देश को हम जिता पाएंगे, क्योंकि टीबी जब हारेगा तभी देश जीतेगा। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज जो टीबी के पेशेंट्स हैं, वो भी जो नहीं हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो सब लोग, इवन इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग डॉक्टर साहब, हम सब लोग एक प्लेज लेते हैं कि हम कभी भी, एक तो ये टीबी वाले लोगों को आप लोग ये जो ऐसे तिरछी निगाहों से देखते हैं, प्लीज देखना बंद कर दिए। दिस इज नॉट फेयर। टीबी इज अ क्योरेबल बीमारी, तो आप उसको ऐसे मत ट्रीट कीजिए कि भैया इनको टीबी हो गया तो ठीक ही नहीं होगा। या आपको बिल्कुल भी किसी को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, उल्टा आपको उनका साथ देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अगर आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में देयर इज समवन जिसको ये चीज है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको याद दिलाएं, तुम्हारी दवाई खाने का टाइम हो गया। तो ये चीजों से उसको भी हौसला मिलेगा, वो भी जीतेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए और प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। टीबी एक 100% क्योरेबल बीमारी है जिसको ठीक किया जा सकता है दवाइयों के थ्रू। तो प्लीज टीबी को छुपाना नहीं है। अगर आपको कोई भी सिम्टम कुछ भी दिखाई दे रहा है, कैसे भी लक्षण आपको अपने शरीर में मिल रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस से लेकर टीबी से रिलेटेड, तो प्लीज अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए, लापरवाही मत कीजिए और टीबी को छुपाइए नहीं, क्योंकि टीबी हारेगा तभी देश जीतेगा। स्मार्ट और KGMU की ये पहल स्वास्थ्य बांड हम सब के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8887019138 पर। आपके हर सवाल का जवाब स्वास्थ्य बांड में मिलेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट और KGMU की तरफ से एक पहल है, स्वास्थ्य बान। अभी वक्त हो गया है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। ये है लखनऊ के दिल की धड़कन। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ।
जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। Radio KGMU